Hello student, how are you? Hope you are fine. Today we are starting the chapter 3 of political science chapter, that is constitutional design. In previous chapter we have already studied that democratic rule not free to do anything, मतलब democratic rule जो है वो आज़ाद नहीं होते अपनी मनमानी करने के लिए. ओके किसी भी कंट्री में उनके सिटीजन, उनके जो गवर्नमेंट है, उनको कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. ओके तो ये जो बेसिक रूल्स होते हैं, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जब दिस सेट ऑफ रूल्स टुगेदर कॉल द कॉन्स्टिट्यूशंस. ओके तो इट इज़ अ सुप्रीम पावर ऑफ अ कंट्री. किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसका सुप्रीम पावर होता है. ओके उसमें सिटीजन्स के राइट, गवर्नमेंट के पावर्स, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाती है. तो इस चैप्टर में हम यही सारे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन कैसे होता है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है. ओके इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिज़ाइंस है वो करता कौन है और किस वे में वो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन होते हैं. इसके अलावा क्या ऐसी बेसिक वैल्यू है जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया जाता है. और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इन फ्यूचर में हमें अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस कराने हैं या चेंजेस लाने हैं तो क्या वो लाया जा सकता है या नहीं. ओके उससे इन सब चीज़ों के क्वेश्चन से पहले हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं कि किस तरीके से किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है. यह एग्जांपल है साउथ अफ्रीका का. साउथ अफ्रीका जो एक कॉन्टिनेंट है भी है, कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ ने, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर लोगों ने अपनी कॉलोनी बनाई थी, तो यूरोपियन बहुत सी कंट्रीज़ ने वहाँ कॉलोनी बनाई हुई थी. वहाँ पे ज़्यादातर लोग ब्लैक लोग रहते हैं. ठीक है और वहाँ पे भी आज़ादी मिल गई साउथ अफ्रीका में. और साउथ अफ्रीका में आज़ादी मिलने के बाद वहाँ पे रहने वाले जो वाइट लोग थे, यूरोपियन लोग, वो वहीं पे रहने लगे, वे अपने देश नहीं गए. और इस तरीके से इन दोनों कम्युनिटीज़, दो रेशियल कम्युनिटीज़, ब्लैक पीपल्स एंड वाइट पीपल, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगे. क्योंकि ज़्यादातर पावर्स, प्रॉपर्टीज़, रिच पर्सन वो वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन वो माइनॉरिटीज़ में थे. और ब्लैक कम्युनिटी वे ज़्यादातर गरीब थे, लेबर्स थे, फार्मर्स थे. तो इन सारी चीज़ों के बीच में, इन लोगों के बीच में पावर शेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी. इस समय जो वहाँ के जो लीडर थे जिन्होंने ब्लैक लोगों के आज़ादी की लड़ाई की, वे थे नेल्सन मंडेला. उन्होंने पहली तो लड़ाई जो थी वाइट लोग के लिए लड़ी. उनको 28 साल तक जेल में रहना पड़ा. ये जेल ऐसी वहाँ का आइलैंड था साउथ अफ्रीका का, जहाँ पे उन्हें कैद कर दिया गया. बाद में जो वाइट पीपल थे उन्होंने बहुत दबाने की कोशिश करी, उन्हें हटाने की कोशिश की. ब्लैक पीपल के रिवॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश की, पर ये हो नहीं पाया. आखिर में उन लोगों ने हार माना और एक प्रॉपर गवर्नमेंट सेट करने की मांग करी. और एक गवर्नमेंट जो सेट किया गया वो था नेल्सन मंडेला के हाथ में, जो पहले वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने. ठीक है तो इन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे ड्रॉ किया जिसमें ब्लैक पीपल और वाइट पीपल दोनों साथ रह सके. ठीक है ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के बीच में हारमोनी लाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि सत्ता में आने के बाद डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी जो है वो रूल करता है, तो मेजॉरिटी जो थी वो ब्लैक पीपल की थी. तो इन स्थिति में वे नहीं चाहते थे कि आगे जाकर के जो वाइट पीपल ने ब्लैक पीपल के लिए के ऊपर ज़ाब्तिया की है उसका बदला ब्लैक पीपल ले. और इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, इस चीज़ को बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया जिसमें दोनों कम्युनिटीज़, ब्लैक कम्युनिटी और वाइट कम्युनिटीज़, थर्ड एक और कम्युनिटी थी जो वहाँ पर रहती थी, उन्हें कलर्ड कम्युनिटी कहा जाता था. और जो इंडियंस थे जो वहाँ पे स्लेव, गुलाम के द्वारा लेकर आए गए थे वहाँ काम करवाने के लिए. तो इन सारी कम्युनिटीज़ वहाँ पे एक हारमोनी के साथ एक पीसफुली लाइफ रह सके. तो ये बेसिक चीज़ थी जो साउथ अफ्रीका में हुई. आइए अब हम चैप्टर में चलते हैं. व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम पढ़ लेते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि साउथ अफ्रीका जो था वहाँ पे किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों थी. कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ऑपरेसर
और ऑप्रेस्ड दोनों के लिए एक नई डेमोक्रेसी लाना, ऐसी स्थिति लाना कि दोनों इक्वली रह सके, ये कोई इजी टास्क नहीं है। ये दोनों के बीच में ट्रस्ट पैदा करना ये कोई इजी टास्क नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डरते हैं। ठीक है, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड जो पर्सन है, जिसने सामने वाले को दबाया, दबाने वाला और दबने वाला, ये दोनों के बीच में पुल बांधने का काम करना ही डेमोक्रेसी है, जो कि एक इजी टास्क नहीं है। दोनों को अपनी सेफ्टी, अपने इंटरेस्ट के लिए एक साथ लेके आना। जैसे हमने देखा कि ब्लैक जो है मेजॉरिटी में थे, वो नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि मेजॉरिटी रूल करेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। इसके अलावा जो सोशल और इकोनॉमिकल राइट मिलने वाले हैं उनमें भी वो बदलाव नहीं चाहती थी। जो वाइट माइनॉरिटीज़ में थे वे प्रिविलेज चाहते थे अपनी प्रॉपर्टी का, उनको डर था कि कहीं डेमोक्रेसी के कारण हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीन ना जाए। ओके, तो ऐसी स्थिति में डेमोक्रेसी लाना और कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना वो बहुत मुश्किल टास्क होता है। लंबे नेगोशिएशन के बाद दोनों पार्टी एक कॉम्प्रोमाइज़ में एग्री हो गए। वाइट एग्री किया कि जो मेजॉरिटी का रूल प्रिंसिपल है कि 1 पर्सन 1 वोट, उसमें वो एग्री हो गए। इसके अलावा उन्होंने बेसिक जो राइट्स थे पुअर के एंड वर्कर, उसमें भी एग्री हो गए। और ब्लैक लोग एग्री हो गए कि मेजॉरिटी रूल तो करेगी और पर वो मोनार्की रूल क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, वे एग्री हो गए कि मेजॉरिटी की जो प्रॉपर्टी है, वाइट्स के पास जो माइनॉरिटी में प्रॉपर्टी है, उनको नहीं छीना जाएगा। ठीक है, वे उन्हीं की रहेगी। इसके अलावा ये कॉम्प्रोमाइज़ करना इजी नहीं था, इसे इम्प्लीमेंट करना, लागू करना ये और मुश्किल भरा टास्क था, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करने पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। उनको ये डर था कि कहीं कोई अपनी बात से बिखर ना जाए या बदल ना जाए, तो ऐसे में उनका फ्यूचर बर्बाद हो सकता था। तो ऐसे में हमें जो ट्रस्ट बिल्डअप करना है, ऐसी सिचुएशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अगर उसको लिख लिया जाए ताकि आगे जाके कोई भी इसमें फेरबदल ना कर सके या मुकर ना सके, जिसमें ये लिखा हो कि जो रूलर्स है वो फ्यूचर में कोई भी छेड़खानी या फिर कोई बदलाव ना कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका पावर कितना हो, वो क्या कर सकता है, वो रूल क्या बना सकता है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि पावर पे आने के बाद जो रूलर है वो अपनी मर्जी से कुछ भी मनमानी करने लगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ रूल डिसाइड किए गए कि क्या अधिकार होंगे सिटीजन्स के। ये रूल आगे जाके जो विनर लोग हैं वो आसानी से चेंज ना कर पाए, बदलाव ना कर पाए। ओके, इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें अफ्रीकन ने करी। ये एक बेसिक रूल था जिसपे सारे के सारे जो पार्टीज थे, दोनों पार्टी से ब्लैक एंड वाइट्स एंड कलर्स पीपल दोनों एग्री हुए। ठीक है, दे एग्री दैट दिस रूल इज़ द सुप्रीम पावर, ये सबसे बड़ी पावर होगी, कोई गवर्नमेंट इसके आगे कुछ नहीं कर सकता और ना ही कोई भी पावरफुल इस रूल और रेगुलेशन को इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो ये जो बेसिक रूल होता है इसी को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अ यूनिक इन साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन जो था एक यूनिक, नॉट अ यूनिक इन साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना है वो कोई यूनिक तरीका नहीं था, कोई यूनिक चीज़ नहीं हुई थी, इससे पहले भी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंट्री जहाँ पे और भी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया को ही ले लीजिए, इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर एक को खुश करना, हर एक के हिसाब से रूल बनाना। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप्स होती है जो ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में थी साउथ अफ्रीका में, उनको बिल्डअप करने का काम क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन करती है। ठीक है, पर वर्ल्ड में
हर लोग के ओपिनियन अलग अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग अलग है। इन सब का ख्याल लेकर के हर एक कंट्री की अपने हिसाब से डेमोक्रेसी डेवलप करते हैं, अपने हिसाब से वे रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं। जो बेसिक रूल एंड रेगुलेशन है वर्ल्ड अपने अपने हिसाब से क्रिएट करता है, ठीक है, और वो उसको अप्लाइड भी करता है और अपने हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता भी है, ठीक है। हर एक कंट्री का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहाँ की ओपिनियन अलग है, इंटरेस्ट अलग है, सिचुएशंस अलग होगी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट चलाने के लिए नहीं होगा, ये सारी कंट्री में लागू होगा, चाहे वो क्लब हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, ठीक है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हो, सोसाइटी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, हर एक की ज़रूरत होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, और इस ज़रूरत को पूरा भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन ही। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में जो बनता है वो है सेट ऑफ अ रिटन रूल दैट अप्लाइड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंट्री में रहने वाले सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं ताकि वे साथ रह सके, प्यार मोहब्बत से एक साथ रह सके। ओके, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ होता है, वो रिलेशनशिप बिटवीन करता है डिफरेंट अमंग्स द पीपल, जो जितने भी लोग हैं, विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिटीज़ से भरे हुए अगर लोग हैं, अलग रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कल्चर्स, इन सब से भरे हुए जो लोग हैं उनके बीच में ये अच्छी रिलेशनशिप बनाता है। और सबको ये क्या करता है, एक टेरिटरी में जिसे हम सिटीजन कहते हैं, वो उनको सिटीजन बनाता, सिटीजनशिप या सारे नागरिकों को एक समान नागरिकता प्रदान करता है। ये रिलेशनशिप बिटवीन करता है पीपल्स और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जैसे पहला ये जनरेट करता है अ डिग्री ऑफ अ ट्रस्ट, कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो ये कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है, ट्रस्ट डेवलप करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स में। सेकेंड में क्या हुआ है कि स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूएंट हु विल हैव द पावर एंड टेक विच डिसीजन। तो ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कितनी पावर्स होगी, वो क्या डिसीजन ले सकता है, क्या कर सकता है, हर एक चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। थर्ड जो है ले डाउन अ लिमिट्स नॉट द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर। तो ये स्पेसिफिकली बताता है कि गवर्नमेंट्स के पावर की लिमिट्स कितनी है, क्या उनका सिर्फ अधिकार है, क्या वो उनके हाथ में पावर है, उनको लिमिट्स जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इसके अलावा वो सिटीजन के जो अधिकार है उनके बारे में बताता है। फोर्थ क्या है, इट एक्सप्रेस एस्पिरेशन ऑफ अ पीपल अबाउट द क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो वो उन एक्सप्रेशन, उन भावनाओं, उन महत्वाकांक्षाओं की रक्षा करता है जिससे एक अच्छी सोसाइटी बन सके, क्रिएट की जा सके, ठीक है। इसमें सारे विचारधाराएं शामिल हो। ऑल कंट्री हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी अ डेमोक्रेटिक। सारी कंट्री जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो डेमोक्रेटिक है। और ऑल द कंट्री दैट इज़ डेमोक्रेटिक विल हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ज़रूरी नहीं कि जो कंट्री डेमोक्रेटिक है उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाओ। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में जब ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई अमेरिका ने, तो उसने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया फ्रांस में, ये सबसे बेसिक पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था ये उसके उदाहरण थे। उसके बाद धीरे धीरे ये आगे चलन में आए। ओके स्टूडेंट, ठीक है। मेकिंग ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। होप आपको ये पार्ट अच्छे समझ में आया होगा।